Bismillahirrahmanirrahim. In today's video, we will discuss layer 2 data link layer. Let's start with Ethernet. Ethernet का जैसे हमें पता है कि हमारे पास एक डोमिनेंट लैन टेक्नोलॉजी है. फर्स्ट वाइडली यूज लैन टेक्नोलॉजी से हम कहते हैं. ये टोकन लैन और ATM ये भी हमारे पास टू टेक्नोलॉजीज थी. अगर हम इसको कंपेयर करें इथरनेट से, तो इथरनेट हमारे पास एक सिंपलर और चीपर टेक्नोलॉजी है एज कम्पेयर टू टोकन लैन एंड ATM. अब ATM होता क्या है? ATM हमारे पास एक एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड है जो कि एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स. इसको हम नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वैन के अंदर वाइड एरिया नेटवर्क्स में. काम कैसे करता है अगर हम इसको देखें तो इट विल स्प्लिट द डाटा एंड इनकोड इट इनटू पैकेट्स ऑफ ए फिक्स साइज, और ईच पैकेट को फिर रूट कर देता है डिफरेंट पाथ के ऊपर अलॉन्ग वर्चुअल पाथ जिसे हम कहते हैं टू सेटअप इन द नेटवर्क. ये आपके पास एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड है. अगर हम टोकन लैन या इसको टोकन रिंग भी कहते हैं, टोकन रिंग को अगर हम देखें तो हमारे पास टोकन रिंग बेसिकली एक रिंग या सर्कुलर फॉर्म में हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं. टोकन इसको हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें डाटा हमारे पास पहले एक टोकन जनरेट होता है. वो टोकन पास करता है उस सर्कल के अंदर. हमारे कंप्यूटर्स सर्कल में कनेक्टेड हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमारे इस सर्कल में हमारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं. नंबर 1 कंप्यूटर है, सेकंड कंप्यूटर है, 3, 4, ये हमारे पास कंप्यूटर नंबर 5 कंप्यूटर हमारे पास कनेक्टेड है. हमारे पास यहाँ पे एक टोकन जनरेट होगा. वो टोकन हर कंप्यूटर के पास इस रिंग में टोकन जो है सर्कुलेट करेगा. जिस कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना है जिस डिवाइस ने, लेट्स सपोज 2 जो है कंप्यूटर 2 वो डाटा को सेंड करना चाह रहा है, तो ये टोकन को अपने पास रिसीव करेगा और उसको अपने पास होल्ड कर लेगा. जब इसके पास टोकन होल्ड हो जाएगा, टोकन होल्ड करने के बाद ये अपने डाटा को इस पाथ के ऊपर सेंड कर देगा. लेट्स सपोज इसने डाटा कंप्यूटर 5 को सेंड करना था. जब कंप्यूटर 5 ने डाटा रिसीव कर लिया तो टोकन 2 से रिलीज हो जाएगा. तो डाटा सिर्फ वो वाला कंप्यूटर सेंड कर सकता है जिसके पास टोकन है, और जब तक वो अपने डाटा को सेंड कर रहा है और वो रिसीवर पे रिसीव नहीं हो जाता तब तक वो टोकन जो है वो उस कंप्यूटर के पास होल्ड स्टेट में रहेगा. जैसे ही उसने डाटा को रिसीव हो गया उसने टोकन को रिलीज कर दिया. टोकन को होल्ड इसलिए किया जाता है ताकि उस टाइम ड्यूरेशन में कोई और कंप्यूटर अपना डाटा सेंड ना कर सके, क्योंकि डाटा सिर्फ वही सेंड करता है जिसके पास टोकन आता है. अगर टोकन 3 ने कोई डाटा सेंड करना है तो वो पहले टोकन को होल्ड करेगा, देन वो अपना डाटा या अपना पैकेट जो भी उसने सेंड करना है वो पाथ के ऊपर सेंड करेगा. और दिस टोकन लैन और टोकन रिंग इज यूनी डायरेक्शनल. हम डाटा को सिर्फ एक डायरेक्शन में सेंड कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हम अगर 2 ने डाटा भेजना है तो वो इस पाथ से जाएगा. ऐसा नहीं है कि वो पीछे 1 से होता है वो 5 के पास डाटा जाएगा. सो टोकन लैन और टोकन रिंग को हम यूनी डायरेक्शनल भी कहते हैं. सो ये एक आपके पास टेक्नोलॉजी थी जो कि बहुत प्रीवियस हम इसको यूज करते थे, पास्ट में कहीं यूज की जाती थी. इसके अलावा आप इथरनेट की जब हम बात करें उसकी स्पीड को अगर हम देखें तो 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps, these are the different speeds for Ethernet. Ethernet टेक्नोलॉजीज 10 base 2. इसमें अब जो 10 base 2 का मतलब है कि जो 10 है बेसिकली स्पीड बता रहा होता है कि 10 Mbps है, और ये जो 2 है दैट इज अंडर 200 मीटर मैक्स केबल लेंथ आपको शो कर रहा है. अगर ये 2 है तो 200 मीटर आपकी केबल की लेंथ है, 3 है तो 300 मीटर केबल लेंथ है. सो दिस 2 विल रिप्रेजेंट द केबल लेंथ. थिन कोएक्सियल केबल है. अब ये जो टोपोलॉजी यहाँ पे आपको दिखाई गई है ये बेसिकली बस टोपोलॉजी है. जैसे मैंने आपको टोपोलॉजी पहले बताई, रिंग टोपोलॉजी है, इसको हम टोकन रिंग कहते हैं. इसी तरह हमारे पास एक बस टोपोलॉजी होती है. बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपके पास सारे जो नोड्स हैं, जो कि बेसिकली हम इनको डिवाइसेस कह सकते हैं, कंप्यूटर कह सकते हैं, ये सारे एक केबल के साथ, एक कोएक्सियल से थिन कोएक्सियल केबल की बात की गई है, केबल के साथ कनेक्टेड है. ये आपके इनको हम ये बाई डायरेक्शनल है. डाटा जो है वो दोनों डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगा. ये कनेक्टर्स आपके पास लगे हुए हैं. सो दिस इज बस टोपोलॉजी. थिन कोएक्सियल केबल इन बस टोपोलॉजी. रिपीटर्स, आपके पास एक टर्म है रिपीटर्स. रिपीटर्स क्या होते हैं? बेसिकली हम रिपीटर्स को यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल सेगमेंट्स को. रिपीटर्स फिजिकल लेयर पे ऑपरेट करते हैं. लेयर 1 यूज किए जाते हैं किसी भी लैन की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, कि हम उसकी फिजिकल लेंथ को इंक्रीज करना चाहें तो वहां पे हम रिपीटर यूज करते हैं.
रिपीटर काम कैसे करता है? रिपीटर सिग्नल को रिसीव करता है बिफोर इट बिकम्स वीक और करप्टेड, और उसको रीजनरेट करता है उसमें से ओरिजिनल बिट पैटर्न। रिपीटर का काम सिर्फ रीजनरेट करना है, रिपीटर किसी भी चीज को एम्पलीफाई नहीं करता। सो जस्ट इट विल जस्ट रीजनरेट द ओरिजिनल बिट पैटर्न। एक्चुअली टू लाइन्स को कनेक्ट नहीं करता रिपीटर, टू सेगमेंट्स को कनेक्ट करता है सेम लाइन के। लाइक दो डिफरेंट लाइन्स को कनेक्ट करने के लिए यूज नहीं किया जाता, जबकि एक ही लाइन के टू डिफरेंट सेगमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए हम रिपीटर्स को यूज करते हैं। जो सेगमेंट्स को हम कनेक्ट करते हैं दे आर स्टिल पार्ट ऑफ सिंगल लाइन, राइट। सो यहाँ पे रिपीटर्स में आपको दो पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं कि रिपीटर्स जो है वो रीजनरेट करता है ओरिजिनल बिट पैटर्न को, रिपीटर्स एम्पलीफाई नहीं करता। रिपीटर्स टू डिफरेंट लाइन्स को कनेक्ट करने के लिए यूज नहीं किया जाता, सेम लाइन के सेगमेंट्स को, टू सेगमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सो रिपीटर कैनॉट कनेक्ट टू लाइन्स ऑफ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे देखें 10 बेस टी एंड 100 बेस टी। सो बेसिकली 10 और 100 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्पीड को। 10-100 Mbps रेट, जिसको हम बाद में हमने कहा नेम किया गया फास्ट ईथरनेट। टी स्टैंड कर रहा है ट्विस्टेड पेयर केबल। जैसे हमने पहले बात की थी कि 2 जो है वो आपको बताता है 200 मीटर केबल लेंथ है, टी जो है स्टैंड फॉर ट्विस्टेड पेयर केबल। नीचे डायग्राम में देखिए डिफरेंट नोड्स कनेक्टेड है हब के साथ। ये एक हब है और इसके साथ डिफरेंट नोड्स कनेक्टेड है। ये स्टार टोपोलॉजी बनाई गई है। यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी 100 मीटर मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड हब। दैट मींस की जो केबल है जिसने नोड, ये नोड इसको हमने हब से कनेक्ट किया है, वो आपके पास 100 मीटर मैक्सिमम डिस्टेंस है बिटवीन नोड एंड हब। अब हब क्या होता है हम इसको देखते हैं। ईथरनेट हब्स। हब आपके पास कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक चीपेस्ट डिवाइस है, एक चीपेस्ट वे है जो हम यूज कर सकते हैं टू कनेक्ट कंप्यूटर्स टुगेदर। हब लेयर 1 डिवाइस है। हब आपका फिजिकल लेयर पे ऑपरेट करता है। हब का काम क्या है कि हब जो है जो भी फ्रेम हम या डाटा जो हम सेंड करते हैं हब उसको रीड नहीं करता, ओनली रिपीट करता है, रीजनरेट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, ताकि हम केबल के डिस्टेंस को इम्प्रूव कर सकें। सेम लाइक रिपीटर्स। जैसे रिपीटर हम यूज करते हैं रीजनरेट करने के लिए, हम केबल के लेंथ को या डिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए, फिजिकल डिस्टेंस को, फिजिकल लेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं रिपीटर। इसी तरह हब भी सेम लाइक रिपीटर है कि रिपीट करता है, रीजनरेट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को टू इम्प्रूव केबलिंग डिस्टेंस। लेकिन जो हमने रिपीटर की बात की थी, हमने देखा था कि रिपीटर सिर्फ एक डायरेक्शन में इंक्रीज करता है, सिग्नल को फॉरवर्ड करता है, जबकि हब जो है वो डाटा पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करता है, फॉरवर्ड करता है सिग्नल को। उसने फॉर एग्जांपल एक हब है, उसकी 4 डिफरेंट पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स का मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये एक हब है, इसके हमारे पास 4 डिफरेंट पोर्ट्स हैं। एक यहाँ पे पोर्ट है, 2, 3, 4 पोर्ट्स हैं। अगर हब ने डाटा जो सिग्नल है वो रिसीव किया है इस पोर्ट पे, सिंगल पोर्ट पे, इस पोर्ट से उसने रिसीव किया सिग्नल, तो वो इस सिग्नल जो उसने रिसीव किया है वो बाकी तीनों पोर्ट से उसको आउट करेगा। फॉरवर्ड सिग्नल्स रिसीव फ्रॉम अ सिंगल पोर्ट आउट टू ऑल अदर पोर्ट्स। हब का काम क्या होता है? ब्रॉडकास्ट करता है पैकेट को। जिस पोर्ट से उसने रिसीव किया है उस पोर्ट को छोड़ के बाकी जितनी भी पोर्ट्स हैं वो उन सब पोर्ट्स पे डाटा को ब्रॉडकास्ट कर देगा। इसलिए हम इसको कहते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि ये मल्टी पोर्ट रिपीटर्स होते हैं। जो पहले हमने रिपीटर की बात की थी वो सिर्फ एक पोर्ट से आउट करता है। सो हब जो है उसको हम मल्टी पोर्ट रिपीटर्स भी नेम करते हैं। अब इसका एक ड्रॉबैक ये है कि बैंडविड्थ को हम वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट कैसे कर रहे हैं? हब के अंदर कोई बफरिंग सिस्टम नहीं होता कि वो डाटा को स्टोर कर सके। फॉर एग्जाम्पल हब ने डाटा इस पोर्ट पे रिसीव किया और हमें जो डाटा सेंड करना था वो सिर्फ इस डिवाइस को चाहिए था जो कि इस पोर्ट पे कनेक्टेड है। इस कंप्यूटर को जो कि इस पोर्ट पे कनेक्टेड है डाटा सिर्फ उसको चाहिए था, लेकिन हब क्योंकि ब्रॉडकास्ट करता है, हब ने डाटा इसको भी सेंड किया, इसको भी सेंड किया और इसको भी सेंड किया। इन दोनों के लिए वो डाटा यूजफुल नहीं था। वो इस डाटा को देखेंगे डिवाइसेस और उसको डिस्कार्ड कर देंगे, जबकि ये रिसीव करेगा और डाटा इसके लिए था उसको अपने पास सेव कर लेगा।
सो बेसिकली अब हमें इन दोनों को रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन डाटा फिर भी इनके पास जा रहा है, सो दैट इज द वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ। यहाँ पे मैं आपको हब का ऑपरेशन दिखाती हूँ कि हब फ्रेम को ब्रॉडकास्ट कैसे करते हैं। ये इसने हब के पास डाटा भेजा, हब ने सबको सेंड कर दिया, किसी एक डिवाइस को सेंड नहीं कर रहा। हब अपना डाटा, क्योंकि हब ब्रॉडकास्ट करता है, तो हब ने जो फ्रेम उसके पास आया, उसने अपने से कनेक्टेड, उसके पास जितनी पोर्ट्स थी और उन पोर्ट्स के साथ जितने डिवाइसेस कनेक्टेड थे, उसने वो फ्रेम जो है सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट है स्विच। स्विच हमारे पास लेयर 2 डिवाइस होता है, ऑपरेट एट लेयर 2 ऑफ OSI मॉडल, यानी कि डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। स्विच हब वाले ऑपरेशन तो परफॉर्म करता है, लाइक सेम केबलिंग एंड सिग्नल रीजनरेशन बेनिफिट्स जो हब के हैं वो स्विचेस के भी होते हैं, लेकिन स्विच जो है वो मैक एड्रेस को रीड करता है। हब में हमने बात की थी कि वो फ्रेम को रीड नहीं करता, लेकिन स्विच जो है वो मैक एड्रेसेस को रीड करता है। स्विच कैन इंटरप्रेट एड्रेस इंफॉर्मेशन। स्विच डाटा को फॉरवर्ड करता है, किसी एक डिवाइस पे भी फॉरवर्ड कर सकता है, मल्टीपल डिवाइसेस पे भी फॉरवर्ड कर सकता है, और हब की तरह सब डिवाइसेस को ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है। ये चीजें किस चीज पे डिपेंड करती हैं कि अगर उसके पास जो एड्रेस है वो किसी एक डिवाइस का मैक एड्रेस है, तो स्विच जो है उसको फॉरवर्ड करेगा। और अगर कोई मल्टीपल डिवाइसेस मल्टीकास्ट करना है, दैट मीन्स कि उसके पास मल्टीपल डिवाइसेस या मल्टीकास्ट एड्रेस है, तो वो मल्टीपल डिवाइसेस को डाटा फॉरवर्ड कर देगा। ये हम आगे जाके देखेंगे मल्टीकास्ट एड्रेसिंग का हमें कैसे पता चलता है, या ब्रॉडकास्ट एड्रेस का कैसे पता चलता है। अगर कोई ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, दैट मीन्स कि वो सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। सेंड डाटा टू टारगेटेड ऑडियंस, दैट मीन्स कि स्विच जो है किसी एक डिवाइस को, किसी एक ऑडियंस को भी डाटा सेंड कर सकता है, जबकि हब ये काम नहीं करता। हब हमेशा डाटा ब्रॉडकास्ट करता है अपने पोर्ट से, पास जितनी भी पोर्ट्स होती हैं अदर देन दैट पोर्ट जिसमें उसने सिग्नल को या डाटा को रिसीव किया है, बाकी सब पोर्ट्स पे वो डाटा को फॉरवर्ड कर देता है। सो स्विच के हमने देखा कि स्विच जो है वो मैक एड्रेस को रीच करता है, और स्विच डिपेंड करता है कि उसने डाटा कितने ऑडियंस को सेंड करना है, आइदर इट्स वन, मल्टीपल और ब्रॉडकास्ट। कोलिजन अवॉइडेंस। कोलिजन अवॉइडेंस कैसे होती है स्विच में, कि जब स्विच रिसीव करता है मल्टीपल फ्रेम्स ऑन डिफरेंट स्विच पोर्ट्स, फॉर एग्जांपल ये एक स्विच है, इसके पास डिफरेंट पोर्ट्स हैं, 1 2 3, ये डिफरेंट पोर्ट्स हैं स्विच के, और स्विच जो है अपने डिफरेंट पोर्ट्स पे डाटा रिसीव कर रहा है। इस पोर्ट पे डाटा कहीं कहीं से रिसीव किया उसने, इस पोर्ट पे डाटा उसने कहीं से रिसीव किया, वो इन फ्रेम्स को बफर में स्टोर कर लेता है ताकि कोलिजन ना हो, और वन बाय वन उनको फॉरवर्ड करता है। जबकि हमने हब में देखा था कि हब में बफरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, जबकि स्विच के पास बफरिंग का फिनोमेना है। स्विच क्या करता है, वो स्टोर कर लेता है फ्रेम्स को इन मेमोरी बफर टू प्रिवेंट कोलिजन्स। स्विच का ऑपरेशन देखें, टारगेटेड फ्रेम फॉरवर्डिंग बेस्ड ऑन मैक एड्रेसेस। सिंगल डेस्टिनेशन होस्ट है, इसके पास आया और इसने सिंगल डेस्टिनेशन पे भेज दिया। दैट मीन्स कि उसके पास सिर्फ इस डिवाइस का मैक एड्रेस था, और उसने उसको रीच किया मैक एड्रेस को, और इस पोर्ट से आउट करके इसको सेंड कर दिया। इट्स अ सिंगल डेस्टिनेशन होस्ट। मोर देन वन डेस्टिनेशन होस्ट, टारगेटेड फ्रेम फॉरवर्डिंग बेस्ड ऑन मैक एड्रेसेस। अब इसने दो पोर्ट से आउट किया है, दो डिवाइसेस को भेजा है, दैट मीन्स कि उसके पास मल्टीकास्ट एड्रेस था, मोर देन वन डेस्टिनेशन होस्ट थे। Switch operation. Switch divide a network into several isolated channels. Frames sent from one channel will only be forwarded to specific channel. Let's see. Send to host 5. Host 6 ने डाटा सेंड करना है, किसको देना है, होस्ट 5 को। अब ये कैसे सेंड होगा, स्विच के पास चला गया, स्विच ने सिर्फ होस्ट 5 पे आउट किया, किसी और के पास वो डाटा नहीं गया, क्योंकि स्विच के पास होस्ट 5 का मैक एड्रेस था। स्विच ने वो डाटा होस्ट 5 को फॉरवर्ड कर दिया। अनदर एग्जांपल, सेंड टू होस्ट 2। अब होस्ट 2 के पास जाना है। अब होस्ट 2 के पास जाने के लिए आपके पास दरमियान में एक स्विच है और एक हब है। पहले डाटा जाएगा स्विच के पास, स्विच उसको आउट करेगा, ये आउट। अब वो हब के पास गया और देखिए हब ने वो डाटा
तीनों को सेंड कर दिया। सेंड टू होस्ट 2, स्विच के पास डाटा जा रहा है, स्विच ने हब को दिया, हब ने वो डाटा तीनों को फॉरवर्ड कर दिया। और होस्ट 1 और 3 के लिए वो डाटा यूजफुल नहीं था, होस्ट 2 के लिए वो डाटा था, होस्ट 2 ने उस डाटा को रखा, 1 और 3 ने उसको डिस्कार्ड कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास कोलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन। कोलिजन डोमेन का जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि इट्स अ पार्ट ऑफ नेटवर्क जहां पे पैकेट के दरमियान में कोलिजन अकर कर सकती है। कोलिजन होती क्या है कि जब कोई भी दो डिवाइसेस अपना पैकेट सेम टाइम के ऊपर नेटवर्क सेगमेंट में सेंड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ए ने कोई पैकेट भेजना है सी को, ए अपना पैकेट सी को भेज रहा है और उस टाइम ड्यूरेशन में ही बी ने भी अपना पैकेट सी को भेजना था और उसने भी बी ने भी अपना पैकेट सेंड कर दिया। सो यहाँ पे जाके लेट्स सपोज दोनों पैकेट आपस में क्रॉस किए, वहां पे आपके पास कोलिजन अकर करती है। सो कोलिजन कब अकर करती है? जब दो डिवाइसेस सेंड करते हैं पैकेट एट द सेम टाइम ऑन द शेयर्ड नेटवर्क सेगमेंट। उस केस में क्या होता है कि जब पैकेट कोलाइड कर जाते हैं तो जो बोथ डिवाइसेस थी जिन्होंने पैकेट सेंड किया था उनको पैकेट दोबारा से सेंड करना पड़ता है, जिससे हमारा एफिशिएंसी जो है वो नेटवर्क की वो इफेक्ट होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। सो अगर हम देखें डिवाइसेस में हब, स्विच एंड राउटर्स को, तो जो हब है हमने देखा था कि हब पैकेट को ब्रॉडकास्ट करता है। जब हब ब्रॉडकास्ट करता है दैट मीन्स कि ईच पोर्ट जो है हब की वो सेम कोलिजन डोमेन में होती है, यानी कि हब जो है वो एक कोलिजन डोमेन बनाता है। इसी तरह ईच पोर्ट ऑन अ स्विच और राउटर वो सेपरेट कोलिजन डोमेन में होती है। आगे चल के इसको देखते हैं। यहाँ पे इस एग्जांपल को देखें। यहाँ पे आपके पास ये हब है, स्विच है और राउटर है। आपको हब, स्विच और राउटर के सिंबल्स पता होने चाहिए कि स्विच किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और राउटर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। राउटर को देखें आप सर्कुलर फॉर्म में और स्विच आपका एक रेक्टेंगल फॉर्म में। सो आपको ये सिंबल्स पता होने चाहिए कि स्विच और राउटर इनके सिंबल्स क्या हैं, ताकि अगर कभी एग्जाम में सिंबल आए तो आप उनको डिफरेंशिएट कर सकें। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपके पास हब है, स्विच है और राउटर है। हमने कोलिजन डोमेन्स बतानी है। हब मैंने आपको बताया था जैसे कि हब जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है फ्रेम्स को, तो हब की जितनी भी पोर्ट्स होती हैं वो सारी एक कोलिजन डोमेन बनाती हैं। स्विच ब्रॉडकास्ट नहीं करता, स्विच आपका पैकेट को टारगेटेड ऑडियंस को भेजता है। तो स्विच की हर पोर्ट एक सेपरेट कोलिजन डोमेन बनाती है, लेकिन स्विच डाटा सिर्फ उसी को भेजेगा जिसका एड्रेस उसके पास होगा। तो स्विच जो है कि हर पोर्ट जो है वो एक सेपरेट कोलिजन डोमेन में। अब यहाँ पे देखें स्विच की 4 पोर्ट्स हैं, 1 2 3 4। ये एक कोलिजन डोमेन बन गई स्विच की, एक कोलिजन डोमेन ये हो गई, एक कोलिजन डोमेन ये हो गई, और यहाँ पे हम ऑलरेडी एक कोलिजन डोमेन बना चुके हैं स्विच के साथ, क्योंकि हब कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हम दोबारा से कोलिजन डोमेन नहीं बनाएंगे। इसी तरह अगर हम राउटर को देखें, राउटर भी स्विच की तरह ही फॉरवर्ड करता है फ्रेम्स, ब्रॉडकास्ट नहीं करता। राउटर की भी ईच पोर्ट एक कोलिजन डोमेन, सेपरेट कोलिजन डोमेन बनाती है। ये राउटर की 3 पोर्ट्स हैं। राउटर ने एक ये कोलिजन डोमेन बनाई, एक कोलिजन डोमेन यहाँ पे बनाई, और इस साइड पे हम ऑलरेडी एक कोलिजन डोमेन बना चुके थे स्विच केस में, तो यहाँ पे हम दोबारा कोलिजन डोमेन नहीं बनाएंगे। अगर हम टोटल काउंट करें तो कोलिजन डोमेन हमें 1 2 3 4 5 एंड 6 कोलिजन डोमेन्स हैं। सो वी हैव 6 कोलिजन डोमेन्स इन दिस एग्जांपल। आपके पास टिप क्या है? रिमेंबर ईच पोर्ट ऑन अ हब इज इन सेम कोलिजन डोमेन। ईच पोर्ट ऑन अ ब्रिज, स्विच और राउटर इज इन अ सेपरेट कोलिजन डोमेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। हब है आपके पास, कोलिजन डोमेन देखेंगे तो ये हब एक ही कोलिजन डोमेन बनाता है। जितनी भी पोर्ट्स होती हैं हब की वो सेम कोलिजन डोमेन में होती हैं। स्विच, स्विच के पास यहाँ पे 3 पोर्ट्स हैं, तो 3 कोलिजन डोमेन्स होंगी। ये 3 कोलिजन डोमेन्स आपको नजर आ रही हैं। अगेन वही एग्जांपल आपके पास, हब की एक कोलिजन डोमेन है, स्विच की जितनी पोर्ट्स होंगी उतनी कोलिजन डोमेन्स होंगी, राउटर की जितनी पोर्ट्स होंगी उतनी ही कोलिजन डोमेन्स होंगी। सो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं स्विच और राउटर जो है वो कोलिजन डोमेन्स को ब्रेक करते हैं। लाइक स्विच में हब की तरह सारी पोर्ट्स एक कोलिजन डोमेन में नहीं होती,
स्विच एंड राउटर्स कोलिजन डोमेन को ब्रेक करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपको कोलिजन डिटेक्शन शो की गई है कि ए ने पैकेट स्टार्ट किया है एट टाइम 0 और पैकेट ऑलमोस्ट बी में कितने टाइम में जाएगा वो आपको यहाँ पे शो किया गया है। बी ने कोई पैकेट उस पे कोई पैकेट, ए ने जो पैकेट सेंड किया था वो बी पे अभी तक रीच नहीं किया, लेकिन बी ने एक पैकेट सेंड कर दिया। तो यहाँ पे एट टाइम टॉ पे लेट्स सपोज कोलिजन हो गई। जब कोलिजन हुई एक नॉइस बर्स्ट जनरेट हुई। वो नॉइस बर्स्ट जो है वो वापस जाएगी ए के पास। सो नॉइस बर्स्ट गेट्स बैक टू ए एट 2 टॉ। टॉ पे कोलिजन हुई थी और वापस वो 2 टॉ पे जाएगी। सो ये कोलिजन डिटेक्शन है कि आपके पास किस तरह कोलिजन होती है कि ए का पहले पैकेट स्टार्ट हो चुका था और वो बी के पे तक पहुंचने वाला था, लेकिन उससे पहुंचने से पहले ही बी ने अपना पैकेट सेंड किया। तो एट टाइम टॉ में आपके पास दोनों पैकेट की कोलिजन हो गई। उस कोलिजन के ड्यूरेशन में एक नॉइस बर्स्ट जनरेट हुई। वो नॉइस बर्स्ट जो है वो वापस आपके पास ए तक जाता है ताकि ए को ये बता सके कि वहां पे कोलिजन अकर कर की है। तो उसका टाइम आपको बताया गया है 2 टॉ। यहाँ पे भी आपको कोलिजन ही दिखाई गई है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ए बी सी डी 3 आपको कंप्यूटर्स शो किए गए हैं। टाइम टी नॉट, ए की ट्रांसमिशन ये बस है। जैसे मैं आपको स्टार्ट में बस टोपोलॉजी दिखाई थी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सिंगल केबल के साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। ये इसको हम कहते हैं ये बस टोपोलॉजी है। इस जिस तरह रिंग टोपोलॉजी में हमने बात की थी कि एक रिंग के अंदर, एक सर्कल के अंदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। सो बस टोपोलॉजी में एक सिंगल केबल के साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। हर टोपोलॉजी के अपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो यहाँ पे टाइम टी नॉट में ए ने ट्रांसमिशन की, सी ने उस वक्त कोई ट्रांसमिशन नहीं की, तो सिग्नल जो बस पे जाएगा वो ये जाएगा। T1 एट टाइम T1 में क्या हुआ, ए ने ट्रांसमिशन की। जैसे ये की ट्रांसमिशन खत्म हुई उसके कुछ टाइम के बाद सी ने कोई डाटा ट्रांसमिट कर दिया। तो सिग्नल जो ऑन बस होगा वो आपका ये होगा, पहले ए का और कुछ टाइम के बाद सी ने उस पर ट्रांसमिट किया। एट टाइम T2 ए की ट्रांसमिशन, अभी ए का डाटा पूरा रिसीव नहीं हुआ था तो सी ने भी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी। अब आप देखेंगे इस टाइम ड्यूरेशन में आपके पास कोलिजन आ जाएगी। तो जो सिग्नल बस पे जाएगा वहां पे आपको यहाँ पे कोलिजन आ रही है। एट टाइम T3 ए की ट्रांसमिशन हो रही है। ए की ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई, इसके कुछ टाइम के बाद ही सी ने भी डाटा ट्रांसमिट कर दिया। तो जो सिग्नल आपके पास ऑन बस जाएगा वो ये जाएगा, उसमें इस टाइम में आप देखें आपको कोलिजन नजर आ रही है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है CSMA-CD, कैरियर सेंस मल्टीपल असेस विद कोलिजन डिटेक्शन। ये एक मीडिया असेस कंट्रोल मेथड है जो कि हम ईथरनेट टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। क्योंकि लैन हमारे पास एक शेयर्ड मीडियम है तो वहां पे कोलिजन के चांसेस होते हैं। Any electrical signal induced onto the wire could collide with a signal induced by another device. जैसे कि मैंने पहले बात की, अगर एक कंप्यूटर एक डिवाइस डाटा सेंड कर रहा है, उसने डाटा ट्रांसमिट किया हुआ है और उसकी ट्रांसमिशन अभी खत्म नहीं हुई, तो उस टाइम ड्यूरेशन में कोई दूसरा डिवाइस जो है वो भी अपना डाटा ट्रांसमिट कर दे तो आपके पास वहां पे कोलिजन आ सकती है। जब 2 और मोर इथरनेट फ्रेम्स ओवरलैप करेंगे ऑन द ट्रांसमिशन मीडियम एट द सेम इंस्टेंट इन टाइम, तो वहां पे कोलिजन अकर करेगी। कोलिजन के केस में क्या होता है, आपका फ्रेम जाया हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है, आपके पास कोई बिट एरर आ सकता है। The original Ethernet specification defined the carrier sense multiple access with collision detection algorithm to deal with the collision. CSMA-CD जो है एक टेक्निक है जो हम यूज करते हैं ताकि हम नंबर ऑफ कोलिजन को मिनिमाइज कर सकें। CSMA एक अनदर टेक्निक है जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम बात करें CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल असेस। लिसन बिफोर ट्रांसमिट, कि आपने डाटा ट्रांसमिट करना है, आप उससे पहले देखें कि उस चैनल के ऊपर, उस ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर कोई और डाटा ट्रांसमिट तो नहीं हो रहा। इफ चैनल सेंस्ड आइडल, चैनल पे कोई डाटा ट्रांसमिट नहीं हुआ,
तो हम क्या करते हैं, हम अपना इंटायर फ्रेम ट्रांसमिट कर देते हैं। पर जब आपने चैनल को सेंस किया और आपको वहां पे लगा कि वो बिजी है, तो हमने ट्रांसमिशन को खत्म किया, हमने ट्रांसमिशन नहीं की कि आप किसी को इंटरप्ट नहीं कर रहे। ये है आपका CSMA। CSMA CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस कोलिजन डिटेक्शन, क्या होता है? कोलिजन डिटेक्टेड विद इन शॉर्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आपने चैनल को सेंस किया था, आपका चैनल सेंस जब आपने किया तो उसके ऊपर आपको कोई भी ट्रांसमिशन नजर नहीं आई, आपका चैनल फ्री था। जब आपका चैनल आप फ्री था तो आपने ट्रांसमिट कर दिया इंटायर फ्रेम। जैसे ही आपने इंटायर फ्रेम को ट्रांसमिट किया, उसके कुछ सेकंड्स के बाद लेट्स सपोज कोई और डिवाइस जो है वो भी डाटा ट्रांसमिट करना उसने भी स्टार्ट कर दिया। सो वहां पे आपके कोलिजन के चांसेस हैं। कोलिजन डिटेक्टेड विद इन शॉर्ट टाइम, कोलाइडिंग ट्रांसमिशन अबॉर्टेड, रिड्यूसिंग चैनल वेस्टेज। एक एल्गोरिथम से देखते हैं हम इसको। यहाँ देखिए, अब आपके पास मैसेज है। सबसे जब आपने मैसेज ट्रांसमिट करना है, सबसे पहले आपने सेंस करना है कि चैनल को, ये चैनल बिजी तो नहीं है। अगर चैनल बिजी नहीं है तो मैसेज को ट्रांसमिट करें, अगर चैनल बिजी है तो वापस जाके उसको सेंस करें जब तक वो आपको चैनल फ्री नहीं मिलता। अब जब आपने ट्रांसमिट कर दिया मैसेज को, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं कि कोलिजन के चांसेस भी हो सकते हैं, और अगर तो कोलिजन नहीं हो रही तो आपका मैसेज ट्रांसमिट हो जाएगा। अगर आपके पास कोलिजन आ रही है, यहाँ पे कोलिजन आपके पास फॉर एग्जांपल आ सकती है कि आपका मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, अभी ट्रांसमिट कंप्लीटली नहीं हुआ, किसी और ने उसके ऊपर डाटा को सेंड कर दिया, तो वहां पे कोलिजन के चांसेस हैं। अगर कोलिजन होती है तो हम मैसेज जो आपका सेंड हो रहा होता है वो अबॉर्ट हो जाता है, और जो सेंडिंग स्टेशन है वो एक सिग्नल जनरेट करता है जिसको हम कहते हैं जैमिंग सिग्नल। वो जैमिंग सिग्नल इसलिए जनरेट किया जाता है, वो सेंड किया जाता है या वो ट्रांसमिट किया जाता है ताकि बाकी सारे स्टेशन जो हैं उन्हें पता चल जाए कि कोलिजन अकर हुई है। सो जो सेंडिंग स्टेशन है वो एक ट्रांसमिट करेगा जैम सिग्नल टू ऑल अदर स्टेशन, ताकि वो इंश्योर कर लें कि आपके पास कहीं पे कोलिजन अकर हुई है। जब वो जैमिंग सिग्नल खत्म हो जाता है, तो जो दोनों स्टेशन जिनकी वजह से कोलिजन अकर हुई थी, वो दोनों स्टेशन एक रैंडम टाइमर पिक कर लेते हैं। एक रैंडम टाइमर हम कह लेते हैं कि वो स्टार्ट करते हैं, और फिर वो दोनों उस टाइम के लिए वेट करते हैं जो उन्होंने रैंडम टाइमर पिक किया था। वो वेट करेंगे उस रैंडम टाइम यूनिट के लिए। जब वो टाइमर एक्सपायर हो जाएगा, फिर वो दोबारा से डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। चैनल को सेंस करेंगे, अगेन इस स्टेप पे आएंगे, चैनल को सेंस करेंगे, चैनल बिजी तो नहीं है, फिर वो दोबारा से अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो रैंडम टाइमर सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो दोनों चैनल जिनकी वजह से कोलिजन हुई थी, एक ने 10 सेकंड चूज किया है, दूसरा फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 3 सेकंड चूज कर लेता है, तो जिसके 3 सेकंड्स पहले खत्म हो जाएंगे वो पहले अपना डाटा ट्रांसमिट कर देगा, और बाकी जो दूसरा चैनल है वो स्टेशन जो है वो 10 सेकंड तक वेट कर रहा है। इसलिए हम रैंडम टाइमर जनरेट करते हैं ताकि वो अपने रैंडम टाइमर तक वेट करें, उसके बाद जब डाटा को ट्रांसमिट करें तो कोलिजन के चांसेस मिनिमम हो जाएं। और जब रैंडम टाइमर जनरेट किया जाता है तो सिर्फ वही दो स्टेशंस जिनकी वजह से कोलिजन अकर हुई थी, सिर्फ वही उस रैंडम टाइमर को जनरेट करते हैं या वो उस रैंडम टाइम तक वेट करते हैं। बाकी स्टेशंस जिनकी वजह से कोलिजन नहीं, जो कोलिजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जिनकी वजह से कोलिजन नहीं हुई, उनको रैंडम टाइमर के लिए वेट करने की जरूरत नहीं होती। अब यही सारा आपका फ्लो चार्ट नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया गया है कि डिवाइस with frame to send lessons until the Ethernet is not busy. When the Ethernet is not busy, sender begins sending the frame. Sender जो है वो listen करेगा to make sure that कि कोई collision तो occur नहीं कर रही. In case of a collision, station that sent a frame send a jamming signal to ensure that all station recognize the collision. वही बात जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर कोलिजन हो जाती है तो वो स्टेशन जिसने फ्रेम सेंड किया था वो एक जैमिंग सिग्नल सेंड करेगा ताकि बाकी सारे स्टेशन ये रिकग्नाइज कर लें कि वहां पे कोलिजन हैपन हुई है, कोलिजन अकर हुई है। आफ्टर द जैमिंग इज कंप्लीट, जब जैमिंग सिग्नल आपका खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ईच सेंडर जो है वन ऑफ द ओरिजिनल कोलाइडेड फ्रेम्स जिनकी वजह से कोलिजन अकर हुई थी, वो एक टाइमर रैंडम टाइमर चूज करेंगे
एंड वेट करेंगे दैट लॉन्ग बिफोर रीसेंडिंग. अदर स्टेशंस that did not create the collision do not have to wait to send. जिनकी वजह से कोलिजन नहीं हुई उनको रैंडम टाइमर के लिए वेट नहीं करना. After their respective timers expire, the original senders can begin again with step 1, जो कि हम पिछले डायग्राम फ्लो चार्ट में देख चुके हैं. आई थिंक हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास इथरनेट फ्रेमिंग एंड एड्रेसिंग. इथरनेट का फ्रेम, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसको हम वन बाय वन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह. थैंक यू.